गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार द्विवेदी आपको पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर के आ रहा हूं और इंग्लिश ग्रामर की प्लस जो भी आपकी कंप्रिहेंशन पोर्शन होगा, वोकैबुलरी पोर्शन होगा, सारा कुछ हम कवर करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो आज हम लोग इंग्लिश की थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश को जानते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा रही है ना। आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है, एसएससी में इसका फोकस देखा जा रहा है। एसएससी के बाद जो है आपका इधर बैंकिंग सेक्टर में, एनडीए सीडीएस में आ रहा है ना। बाकी जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जा रहा है। आपका डीएसएसबी हो गया, है ना, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो इंग्लिश हम लोग देखते हैं कैसे क्या इसका स्टडी किया जाता है, कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, ये तो आप जान ही रहे हो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है ना। तो हम लोग आज इंग्लिश की स्टडी का पूरा ग्राफ बना लेते हैं। देखो कैसे। इंग्लिश देखो, इंग्लिश को वैसे तीन भागों में डिवाइड कर लिया जाता है स्टडी के लिए। तीन भाग कौन से हो जाएंगे इसके। फर्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इसका पहला पोर्शन आ जाता है ग्रामर का। सेकेंड पोर्शन आ जाता है इसका वोकैबुलरी का। और थर्ड पोर्शन जो आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो यहाँ पे ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीन भागों में इसे बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामर का भाई इसके अंतर्गत आप देख पाते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी आएंगे, है ना। और इसको भी वैसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका जो होगा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो आपके टेंस आ जाते हैं, टेंस आ जाएंगे। टेंस से ही रिलेटेड चीजें आपकी होती हैं क्वेश्चन टैग, टेंस से ही रिलेटेड होता है वॉइस, टेंस से ही रिलेटेड आपका हो जाता है नरेशन। तो ये जो पोर्शन होता है ये डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आ जाता है। और दूसरा जो पार्ट इसका आ जाता है फंक्शनल का, है ना। फंक्शनल ग्रामर का आ जाता है। किसका आ जाता है? फंक्शनल का। फंक्शनल। और ये जो फंक्शनल ग्रामर होती है इसके अंतर्गत आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हम लोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो पहले तो आपने देखा ग्रामर होता है, ग्रामर के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल टू टाइप्स में इसको हम दो भागों में डिवाइड कर ले जाते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंतर्गत हम लोग टेंस को कैलकुलेट करेंगे। टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन टैग आ जाएगा, वॉइस आ जाएंगे, नरेशन आ जाएगा। फंक्शनल ग्रामर, भाई इसे फंक्शनल हम लोग इस वजह से कह पाते हैं कि इसका यूज अलग जिस जगह पे होता है उसको उसी तरह से देखना होता है ना। एक वर्ड होता है उसका यूज कभी नाउन के रूप में भी हो सकता है ना। कभी उसको आप देख पाते हो कि वर्ब के रूप में भी यूज हो जाता है। तो अब इसी वजह से इसे हम लोग फंक्शनल का नाम दे देते हैं। वही वर्ड आपका नाउन होता है, वही वर्ड आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो कैसे बन जाता है यही हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत, है ना। तो ये चीज हम लोग फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत धीरे धीरे एक एक करके सीखते जाएंगे। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहां पर काम करता है, वो हम लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे सामने आती जाएंगी सारी बातें, ठीक है। तो वोकैबुलरी, अच्छा वोकैब्स की अगर हम लोग बात करें तो हर एग्जाम में वोकैब्स भी आपका पूछा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पूछा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है।
इसके बाद आप जानते हैं एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम, और इसी के अंतर्गत आपसे इडियम्स फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं। इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं, इडियम फ्रेजेस हो जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आ जाता है स्पेलिंग टेस्ट का, स्पेलिंग टेस्ट पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा वोकैब सेक्शन हो जाता है, वोकैबुलरी का सेक्शन हो जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट, ये वोकैब्स के अंतर्गत हमसे पूछे जाने वाली चीजें हो जाती हैं। अगर हम लोग बात करें कंप्रिहेंशन की, तो कंप्रिहेंशन में बेसिकली देखते हैं आप, इसमें भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो आपको कंप्रिहेंशन दे दिया जाता है, एक पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, है ना। तो ये कंप्रिहेंशन का पोर्शन हो जाता है। एक कंप्रिहेंशन आपको दे दिया जाता है, रीडिंग बेस होता है ना। कंप्रिहेंशन रीडिंग बेस होता है आपका, आपको रीड करना होता है, आंसर देना होता है, रीडिंग बेस्ड होता है, आपको रीड करना है, आंसर देना है। दूसरा क्लोज टेस्ट हो जाता है, इसी के अंतर्गत आपसे क्लोज टेस्ट पूछ लिया जाता है। तीसरा जो आपका है PQRS, जिसे पैराजंबल के नाम से आप जानते हो, पैराजंबल। तो इस तरह से कंप्लीट जो है आपका सिलेबस हो जाता है। ये इंग्लिश के सिलेबस की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपका जो है कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। इसमें आपने देखा ग्रामर के अंतर्गत आपको जो है डिस्क्रिप्टिव में टेंस हम ले लेते हैं, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशन इसी से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं आपके, फिर वोकैब्स का सेक्शन आ जाता है। वोकैब्स के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम, इडियम्स फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। अगला जो इसका पार्ट होता है कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा। रीडिंग बेस्ड आपको कंप्रिहेंशन एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, आप उसका जवाब देते हो। इसके बाद जो अगला पार्ट हो जाएगा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व करते हो पैराजंबल, PQRS, है ना, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई सिलेबस की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश है क्या, है ना। भाई इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हमारा बन जाता है कि इंग्लिश क्या है, और हम लोग देखते हैं इंग्लिश क्या है। भाई ये तो हमारे सिलेबस की बात रही। इंग्लिश देखिए भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाता है इंग्लिश क्या है, तो हम लोग जवाब देते हैं इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इंग्लिश क्या है, तो आप क्या बताओगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बात पता चलती है लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अच्छा ये लैंग्वेज है, भाषा है। अब ये लैंग्वेज आई कहाँ से, क्वेश्चन बन जाता है कि लैंग्वेज आई कहाँ से। अगर इसके आने की हम लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आती है, ये साउंड से आती है। कहाँ से आती है, साउंड से आती है। कहाँ से आती है, साउंड से आती है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहाँ से है, साउंड से आती है। अब साउंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो साउंड 2 प्रकार की हो सकती है ना। कैसे, एक मीनिंगफुल हो सकती है और एक मीनिंगलेस, है ना। तो ये साउंड भी आपकी 2 टाइप्स की हो जाती है। एक तो आपकी जो साउंड होती है मीनिंगफुल होती है। कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है। एक होती है मीनिंगलेस।
मीनिंगलेस, एक हो जाते हैं मीनिंगफुल और एक हो जाते हैं मीनिंगलेस। यहाँ पे आप देखते हो जो मीनिंगफुल होती है आपकी वॉइस होती है और मीनिंगलेस आपकी साउंड हो जाती है। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, मान लीजिए आप ऐसे ही जा रहे हैं और रोड पे ऐसे पैर अगर फटकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आता है ना। या फिर आप दरवाजे अगर आप मान लीजिए किसी दीवार को खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकल के आता है। और यहीं पे अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर किसी का दरवाजा आप खटखटाते हो, नॉक करते हो जाके, है ना, जैसे ही आप दरवाजा नॉक करते हो अंदर से कोई ना कोई बंदा निकल के आ जाता है, उसे मैसेज मिल जाता है कि ये आवाज आई तो कोई ना कोई व्यक्ति बुला रहा है ना। तो यहाँ पे साउंड आपकी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस हो सकती है। मीनिंगफुल में आप देख पाते हो कि कोई बंदा निकल के चला आता है, मीनिंगलेस में आप देखते हो कि कोई असर ही नहीं होता है ना। तो ये तो बात रही है आपकी साउंड की। अब इस साउंड की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो ये साउंड्स आते कहाँ से हैं भाई, साउंड आए कहाँ से? साउंड आए कहाँ से? ये जो है हमारे साउंड्स आते हैं लेटर्स से आते हैं, है ना। कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के माध्यम से हम लोगों ने साउंड्स को पहचाना है। सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। इन सिंबल्स का ही नाम हम लोगों ने लेटर्स रखा है। ये लेटर्स हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, है ना, 26 लेटर्स हैं। इन लेटर्स को ही अल्फाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। इन्हें ही अल्फाबेट कहा जाता है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बना लेता है ना। अल्फाबेट का अल्फाबेट्स करके दे देता है, ठीक है। तो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, वो यहाँ पे एस लगा के दे देगा, ठीक है। आपको ये कॉमन एरर जब पोर्शन उठाता है तो उस पोर्शन में अल्फाबेट के साथ एस लगा के दे देता है। एस नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। शब्दों के समूह जो हैं ये 26 लेटर्स हैं, इनके समूह को ही अल्फाबेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अल्फाबेट के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इस अल्फाबेट के अंतर्गत आपने देखा दो प्रकार के, दो भागों में से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसके दो प्रकार हो जाते हैं। इसके दो प्रकार हो जाते हैं। पहला वॉल्स, है ना, और दूसरा कॉन्सोनेंट हो जाता है। कॉन्सोनेंट हो जाता है। अगर हम लोग वॉल्स की बात करें, तो इसके अंतर्गत आप जानते हो ए ई आई ओ यू आ जाता है। ए ई आई ओ यू आ जाता है। और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 26 में से अगर 5 निकल जाते हैं तो 21 लेटर जो शेष बचते हैं वो आ जाते हैं, है ना। आप जानते हो बी सी डी एफ, ये सारे जो हैं आपके कंसोनेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी आपको देखना होता है एक चीज कि वॉल्स जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के साउंड देते हैं, है ना। अगर हम लोग वॉल्स की बात करें तो वॉल्स से 20 टाइप्स की साउंड आ जाती है। यहाँ पे जो साउंड्स आती है 20 प्रकार की साउंड्स आ जाती है। ये जो है कितने प्रकार की? 20 प्रकार की साउंड्स इनसे आती है, 20 टाइप्स की साउंड्स आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग कंसोनेंट्स की बात करें तो कंसोनेंट से 24 टाइप्स की साउंड आती है। ये 24 साउंड्स देते हैं। इनसे 24 प्रकार की साउंड्स आती है। कुल मिला के अगर हम साउंड की बात करें तो 20 और 24 मिला करके हो जाता है आपका 44, मतलब टोटल 44 प्रकार की साउंड हो जाती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे 20 प्रकार की और यहाँ पे 24 टाइप्स की साउंड हो जाती है। इसको भी अगर आप कैटेगराइज करें तो 20 साउंड को भी हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं, 12 और 8 के स्लॉट में, है ना। इसको भी हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साउंड की, यहाँ पे आप जानते हो जैसे लाइक लिख दिया जाए, है ना, हिट लिख दिया जाए, ठीक है, या फिर आपको सर्कल लिख दिया जाए, है ना, अनफ लिख दिया जाए, या फिर आप घोस्ट लिख लेते हो, घोस्ट। तो यहां पे अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको देखते हो क्या है, लाइक लिखा हुआ है, आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लाइक जब आप पढ़ते हो तो आई निकल के आता है, ठीक है। इसी तरह जब आप इसे रीड करते हो
तो यहाँ पे हिट निकल के आता है, मतलब आई का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ई निकल के आता है, हिट। सर्कल, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आई का प्रोनाउंसिएशन अ निकल के आता है, आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस जीएच का फ निकल के आता है और इसी जीएच का यहाँ पे ग निकल के आता है। मतलब कहने का मतलब वर्ड वही है, आप देख रहे हैं लेटर्स वही हैं, बट इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गए। आई ई आ फ ग है ना, गोस्ट पढ़ लेते हो, अनफ पढ़ लेते हो, था तो जीएच ए भी जीएच था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका अलग अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग बात कर पा रहे हैं कि भाई वॉइस जो होते हैं 20 टाइप्स की साउंड देते हैं और कंसोनेंट आपके 24 टाइप्स की साउंड दे देते हैं, है ना। अच्छा भाई, अब ये यूनिट अगर हम लोग लेटर्स की बात कर रहे हैं, लेटर से ही आगे हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि भाई वर्ड्स बने हुए होते हैं, लेटर से ही वर्ड्स बने हुए होते हैं। देखते हैं जरा लेटर्स थे, लेटर्स के आगे की अगर हम लोग बात करें लेटर्स, तो इसी के आगे की जो यूनिट होती है वो वर्ड्स होती है ना। क्या होते हैं? वर्ड। अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होते हैं भाई? लेटर हमने देखा लेटर के आगे अगर हम लोग बात करें तो वर्ड की बात आ जाती है। वर्ड क्या होते हैं? अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो वर्ड होते हैं लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। अब देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स अगर हम कह देते हैं, इससे भी हमारा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर्स कह देते हैं, इससे भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि मैं लिख देता हूं, मान लीजिए ACT, मैंने राइट किया ACT, या फिर मैं लिख देता हूं CAT, या फिर मैं लिख देता हूं TCA, है ना। तो यहां पे आप देख क्या पाते हो भाई? ACT का तो मतलब आपको समझ में आता है, एक्ट हो गया, कुछ ना कुछ इसका सेंस आ रहा है ना। CAT अगर मैंने लिख दिया है तो इसका भी कोई ना कोई कंप्लीट मीनिंग आ रहा है ना। कैट आप पढ़ पाते हो, कैट का मतलब कुछ ना कुछ है, एक्ट का मतलब कुछ कुछ है। लेकिन TCA इसका मतलब क्या है? ये मीनिंगलेस है ना। तो भाई ये वर्ड क्या होते हैं? हमने अगर कहा ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, नहीं, ये अधूरा होगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होते हैं बट मीनिंगफुल ये यूनिट होती है ना। तो इसकी जो कंप्लीट आप डेफिनेशन दोगे तो हो जाएगी मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या हो जाएगी? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स ये क्या होते हैं? अक्षरों के समूह होते हैं, अर्थपूर्ण समूह होते हैं। कैसे समूह होते हैं? अर्थपूर्ण समूह होते हैं। आपने देखा इसका अर्थ निकल रहा, इसका भी अर्थ निकल रहा, बट इसका मतलब नहीं निकल रहा है, विदाउट एनी सेंस है ना, किसी भी सेंस के बिना है। तो यहाँ पे आप वर्ड के डेफिनेशन जान पाते हो, वर्ड्स हो जाते हैं। इसके बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं तो निकल के आ जाता है फ्रेज। क्या इससे ही आगे बना हुआ है एक वर्ड? अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फ्रेज की बात आ जाती है भाई। फ्रेज अगर हम लोग बात करें, फ्रेज क्या होता है ना। अगर हम लोग बात करें फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज क्या होते हैं आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है देखो ना आए, बाकी मैं बता ही देता हूं। देखो फ्रेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्यों भाई? इन फ्रेज का पूरा सेंस नहीं आता है। फ्रेज होते हैं, अर्थ होता है, कुछ ना कुछ इनका अर्थ होता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। इसीलिए इन्हें कहा गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विदाउट कंप्लीट मीनिंग होते हैं। भाई ये फ्रेज होते हैं, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं होगा।
तो ये तो फ्रेज हो गए। अगर हम लोग फ्रेज की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपके जैसे कि फ्रेज से आगे की हम लोग अगर बात करें या फिर फ्रेज की बात करें तो ये भी नाउन फ्रेज आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है, एडवर्बियल फ्रेज आ जाता है। इन फ्रेज के अध्ययन को फ्रेजियोलॉजी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो इनके टाइप्स भी आपको लिख ही देता हूं एक बार। चलिए, यहाँ पे नाउन फ्रेज हो जाता है, नाउन फ्रेज। अगला जो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। दिख रहा है या कट रहा है, जरा एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। तीसरा इसी का पार्ट हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इस तरह से नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में से डिवाइड कर दिया जाता है और इन फ्रेज के स्टडी को फ्रेजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी, इनके अध्ययन को फ्रेजियोलॉजी कह दिया जाता है। ये तो फ्रेज की बात आ गई। फ्रेज से आगे हम लोग बात अगर बढ़ाएंगे तो सेंटेंस आ जाते हैं, है ना। सेंटेंस क्या होते हैं आपको जैसे पता होगा, आप पढ़ चुके हैं सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस में भाई अगर आप देखते हो तो क्या होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं अगर आपसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं मुझे उबालकर पानी दो, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे उबालकर पानी दो, तो क्या ये सेंटेंस आपका सही है? अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे उबालकर पानी दो, तो क्या ये सेंटेंस आपका सही है? नहीं, आपका जवाब यही होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज नॉट गुड, है ना, वो सही नहीं है ना। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है मुझे उबालकर पानी दो। अरे मुझे उबाल डालोगे तो पानी किसे दोगे भाई, है? तो आपको करना क्या है, पानी उबालकर मुझे देना है, ना कि मुझे उबालकर पानी दो, है ना। आप देखते हो बोल दिया जाता है बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, है, गलत है। बच्चे को काट कर नहीं सेब खिलाना है, सेब को काट कर बच्चे को खिलाना है। तो ये आपका गलत होगा सेंटेंस। तो यहां पे भी सेंटेंस की डेफिनेशन निकल के चली आती है। पहली बात तो इसे कहा जाए, इसकी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अगर इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है तो ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, ये अधूरा है ना। या फिर इसे आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि आपने फ्रेज में लिखा था वहीं से भी इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। आपने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अगर वहां से आप विदाउट को हटा देते हैं तो निकल के आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, है ना। आउट को हटा देते हो तो निकल के क्या आता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिनका कंप्लीट अर्थ निकलता हो। या फिर आप कह सकते हो अरेंजमेंट, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या फिर इसके डेफिनेशन में आप कह सकते हो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अर्थपूर्ण व्यवस्थितकरण, है ना। शब्दों का अर्थपूर्ण व्यवस्थितकरण ही आपका सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपका सेंटेंस की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। इसके बाद हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। सेंटेंस की बात हो जाती है, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था लेटर्स, है ना। थोड़ा सा पीछे वापस चलते हैं। जैसे हमने लेटर की बात किया था, लेटर में हमने देखा क्या आया? वर्ड आया। क्या आया? लेटर से ही वर्ड बना।
वर्ड के डेफिनेशन में आपने देखा कि ये क्या होता है, यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है ना? क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है। तो जो यूनिट दिया गया है तो वास्तव में ये यूनिट है क्या, है ना? ये यूनिट है क्या? अगर इस यूनिट की बात हम करें तो ये यूनिट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये क्या है? ये यूनिट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग बात करते हैं तो जरा इन स्पीच को भी हम जान लेते हैं क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के भाग क्या क्या है ना भाई? स्पीच है, कोई चीज हम बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो जुड़कर जिन से कोई सेंटेंस जुड़कर के बना है, वो क्या होते हैं, उनके बारे में जरा हम जान लेते हैं। तो इस स्पीच को जरा जानते हैं। स्पीच को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात किया है तो इसी के अंतर्गत आपके जो देखो 8 पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स हो जाते हैं, है ना? 8 पार्ट्स हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्पीच के हमारे भाग हो जाते हैं, है ना? ये स्पीच के क्या हो जाते हैं? पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशंस को हम जरा जान लेते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग नाउन की अगर बात करेंगे तो नाउन की डेफिनेशन निकल के आती है नेमिंग वर्ड। क्या निकल के आता है? नेमिंग वर्ड। ये क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। नाम वाली वस्तुएं होती हैं, है ना? नाम वाले शब्द होते हैं। अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है, तो ये नेमिंग वर्ड होते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन। ये क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन के स्थान पर जो आता है वही प्रोनाउन है। तो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन निकल के आती है रिप्लेसेस अ नाउन। रिप्लेसेस अ नाउन। इसके बाद अगर हम लोग एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव यहाँ पे निकल के आया है, क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है ना? तो क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ये क्या काम करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का कार्य करता है ना? इट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। इट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब, एडवर्ब की अगर हम बात करें तो ये भी आपको क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। इट क्वालिफाइज वर्ब, है ना? ये क्वालिफाई करता है वर्ब को। और अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं। ये एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड हो जाते हैं। अगर हम लोग प्रीपोजिशन की बात करें, इसके बाद अगर हम लोग प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये रिलेटिंग वर्ड होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? रिलेटिंग वर्ड होते हैं। ये एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करने का काम करते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो कैसे होते हैं? रिलेटिंग वर्ड होते हैं। रिलेटिंग वर्ड होते हैं, ये रिलेशन बताने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड होते हैं।
ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन क्या होता है, ये हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, है ना, अचानक से आने वाली जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये क्या है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। तो इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा शार्ट में समझ पाते हो। नाउन नेमिंग वर्ड हो जाता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड होता है, हैपनिंग वर्ड होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक्शन वर्ड या हैपनिंग वर्ड होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होते हैं, एक को दूसरे से रिलेशन बताने का काम करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, ये दो चीजों को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, अचानक की जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, मान लीजिए आप क्रिकेट देख रहे होते हो और अचानक सा कोई आपका फेवरेट प्लेयर सिक्स मार देता है ना। और जैसे सिक्स मारता है तो आप सोच कर नहीं बैठे होते हो कि अगर ये सिक्स मारेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, है ना। और सिक्स मारता है वैसे ही आपके मुंह से निकल आता है वेल डन, वाह, है। जो ऐसा शब्द आपके मुंह से निकल आते हैं अचानक, यही आपके इंटरजेक्शन होते हैं, यही सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। तो आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान पाए, है ना। हम लोग फिर चर्चा कर रहे थे जरा सेंटेंसेज की, तो आओ सेंटेंसेज पे चलते हैं फिर से वापस। हम लोगों ने बात किया वर्ड की, लेटर की पहले, फिर हमने बात किया वर्ड की, फिर हमने बात किया फ्रेज की, फ्रेज के आगे हम बात कर रहे थे सेंटेंस की, सेंटेंस की बात किया। तो भाई सेंटेंस की बात अगर जैसे ही आती है तो सेंटेंस के आगे बात निकल के आ जाती है स्ट्रक्चर की, इसके आगे स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप देख पाते हो भाई 3 पार्ट्स आ जाते हैं। कौन सा, पहला पार्ट यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट का। किसका आ जाता है, सब्जेक्ट का, जिसे हम लोग डूअर के नाम से जानते हैं, है ना। डूअर करने वाला, करता, है ना, सब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट होता है इसका वर्ब का। कौन सा पार्ट होता है, वर्ब का, एक्शन वर्ब का, है ना। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो सब्जेक्ट जान पाते हो, ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है ना। डूअर जो होता है कोई करता होता है, कार्य करने वाला होता है, तो ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके बाद अगर हम लोग वर्ब की बात करते हैं तो वह भी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है। कौन सी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। दूसरी आपकी कौन सी वर्ब आ जाती है, जो आपकी एक्शन वर्ब होती है। कौन सी आ जाती है, मेन वर्ब जिन्हें कहते हो, मेन वर्ब, ठीक है। इस मेन वर्ब के अंतर्गत ही आप जो है जैसे V1, V2, V3, V1 प्लस ING और V1 प्लस S या ES, ये आपके वर्ब के फॉर्म आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट और मिलकर, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पर इफेक्ट डालते हैं वही आपका ऑब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जो इफेक्ट डालते हैं जिस पर, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपकी हो जाती है लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस और स्ट्रक्चर की। इसके आगे की कहानी जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला टॉपिक जो हमारा होगा नाउन होगा,
कल मैं आपको इसी के आगे नाउन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज की क्लास मैं यहीं पे ऑफ करता हूं, ठीक है? ओके, थैंक यू।